नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9वीं के राजस्थान अध्ययन। आज हम करेंगे इसका पहला पार्ट। अब तक हमने कक्षा 6ठी और 7वीं की राजस्थान अध्ययन की है। अभी हम करेंगे कक्षा 9वीं की शुरू। किताब का नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो इसके अंदर जो चैप्टर है पहले हम देख लेते हैं कि इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। तो एक चैप्टर तो है इसमें 1857 की क्रांति, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के जैसे जो हम सुनते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू, निमुचना, ये सभी राजस्थान के जनजाति आंदोलन, भील, मीणा वगैरह, इन सब के। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा, और ये वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अभी हम अपना आज पहला पार्ट शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके अंदर एक एक लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया। पूछें कि भाई मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से और कब धन एकत्र शुरू किया? तो प्रथम बार क्या था? मेवाड़ी क्षेत्र किसके निकट था? मंदसौर के निकट। कब? मई 1711 में। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, ये कौन सा संग्राम सिंह है? ये द्वितीय है। उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया कि भैया ये तो हमारे राजस्थान में आकर भी धन इकट्ठा कर रहे हैं। 1724 के बाद राजस्थान में मराठों के आक्रमण में तेजी आ गई। 1711 में पहली बार किया और 24 के बाद में इनमें आगे ज़्यादा वृद्धि हो गई आक्रमणों में। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। कि जो बूंदी का था उत्तराधिकारी युद्ध, उसमें कौन थे? बुद्ध सिंह और दलेल सिंह थे। तो बुद्ध सिंह ने क्या किया? मराठों की सहायता ली और दलेल सिंह को पदच्युत कर दिया। कब? अप्रैल 1734 में। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। कब? जब 1734 अप्रैल के अंदर बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को पदच्युत करने के लिए मराठों की सहायता ली। वो बाद में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। कब? 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। कहाँ कहाँ से? कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ से ले रहे थे वो। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ था कि इन तीनों जगह पर हुए थे ना वो उत्तराधिकारी युद्ध, इसलिए। नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे थे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ कर और सरदेशमुखी कर, ये दो प्रकार के कर थे जो मराठा लोग लेते थे। तो जो छत्रपति शाहू थे उन्होंने पेशवा बाजीराव को क्या कहा कि राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी कर लेकर आओ। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार था उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगनों मराठों को दे दिए। कौन? जो जयपुर का कौन था? सवाई जय, जो मालवा का सूबेदार था सवाई जय सिंह। 1732 की बात है ये। 1761 से 91 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे कि भाई अब सभी राजाओं ने क्या सोचा राजस्थान की कि हम मराठों को धन दे देंगे तो जो मराठे हैं वो चले जाएंगे, लेकिन नहीं, मराठे तो कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वापस संगठित हुए वो सभी। अब क्या कह रहे हैं? अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, ये जो 7 रियासतें दी हैं, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,
कोटा, किशनगढ़ और नागौर और बीकानेर, ये 7 रियासतें हैं कि शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए और इसे कोई क्या कहा गया, हुरडा सम्मेलन कहा गया। क्या कहा गया? हुरडा सम्मेलन कहा गया। क्या? हुरडा सम्मेलन। कौन कौन से रियासतों के लोग आए थे? तो आए थे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। कब हुआ यह? 17 जुलाई 1734 को हुआ है। संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होने का तय किया। इन्होंने क्या बोला कि हम सभी कब कहाँ मिलेंगे? रामपुरा में मिलेंगे। अभी तो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद में अपने सभी रामपुरा में मिलेंगे और इस प्रॉब्लम के ऊपर अपनी क्या है डिस्कस करेंगे। रामपुरा में मिलने का किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ भी ली थी, परंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्या कारण थे? कि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था, कि कोई प्रतिभा संपन्न नहीं था, ना कोई क्रियाशील नेतृत्व उन्हें मिल रहा था। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी रहे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। कब? 1735 के अंदर। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। महाराजा जगत सिंह का 1735 अक्टूबर में निकले। महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयपुर ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाया, जहां पर वह असफल रहा। किसने? जय सिंह ने। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए, कि मुगलों को तो कर दे ही रहे थे, अब जो मराठे थे मराठों को भी उन्हें कर देना पड़ रहा था। चौथ हो गया, ये देशमुखी हो गया। 1738 के अंदर मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के ही दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। सीधा पूछा जाए कि दुरासराय की संधि कब हुई? दुरासराय की संधि कब हुई? तो कब हुई थी? 1738 में हुई थी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए 1738 में 50 लाख रुपए देने थे मुगलों को मराठों को। कौन सी संधि के अनुसार? दुरासराय की संधि 1738। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश होकर सोजत, रायपुर, जेतारन परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ किया। पूछा जाए कि मराठों ने सोजत, रायपुर, जेतारन परगनों से चौथ वसूलना या कर वसूलना कब आरंभ किया? तो 1742 में आरंभ किया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त कर दिया। कहां पर? इसे तुंगा का युद्ध कब हुआ है? 1787 में हुआ है। 1791 के बाद तुंगा का युद्ध कब हुआ है? 1787। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इसी समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे। वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे, कि जब इन्होंने मराठों को हराया तब ये जो अंग्रेज है वो अपने पैर पसार रहे थे भारत में। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी, कि वो लोग आपस में लड़ते थे, मुगलों को कर दे रहे थे, मराठों को कर दे रहे थे, युद्ध पे युद्ध हो रहे थे, संतुष्टता नहीं थी, सामंती प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उत्तराधिकार संघर्ष चल रहे थे। इस कारण जो उनकी राजनीतिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने, किसने? अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया 1791 में। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। कि अंबाजी इंगले ने तो प्रयास किया महाराणा मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया कि भाई अधिकार हो गया फिर इनका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पे, लेकिन आपसी वैमनस्य था ना, तो अंबाजी इंगले को पूर्णतः सफलता नहीं मिली। 1795 में ईस्वी में मेवाड़ पर चुनावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। पूछा जाए कि अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया? तो 1802 में किया। भीम सिंह रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। मेवाड़ का था ये भीम सिंह। कहाँ का था? मेवाड़ महाराणा थे भीम सिंह। भीम सिंह घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। 1803 में क्या किया? मेवाड़ शासक और जयपुर शासक ने आपस में सेटिंग करके अंग्रेज से संधि करनी चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं हुई। 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकारिता का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ोत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपने ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया, कि एक तरफ कह रहे हैं मैं तेरे को 100 दूंगा, दूसरा कह रहे मैं 200, 400, 800, ऐसे करके जो 10 रुपए की चीज़ थी ना उसको उन्होंने बहुत महंगा कर दिया। तो क्या हो गया? राज्य आर्थिक संकट में घिर गया।
राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेज से मित्रता करने के लिए का प्रयास किया कि शत्रु का शत्रु क्या होता है, मित्र होता है। तो इन्होंने क्या किया कि हम भी मराठों के शत्रु हैं, कि हमें भी मराठे तंग कर रहे हैं, अंग्रेज भी मराठों के शत्रु है, तो इन्होंने अंग्रेज को अपना मित्र मानकर मराठों से के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। सर्वप्रथम पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की, तो कौन था? जयपुर का महाराजा पृथ्वी सिंह था। कब? 1776 के अंदर। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ, दोनों सफल नहीं हुए। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूतों राज्यों के साथ संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक, कौन? अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक नवंबर 1803 में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। सिंधिया कौन थे? एक मराठा के अंदर ही थे, सिंधिया मराठों में आते थे। तो एक लसवाड़ी का युद्ध हुआ था 1803 नवंबर के अंदर, तो इन सिंधिया को हरा दिया। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर आते हैं। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, खिराज एक कर था, तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझा लिए जाएंगे, इत्यादि। ये सब इनकी ट्रिक्स थी, इन सभी को अपने ऐसे लेने की, अपने पास में लेने की। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। पहले कौन था दिल्ली का रेजिडेंट? सेटन था। 1811 में चेंज कौन हो गया? चार्ल्स मैटकॉफ हो गया। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों अमीर खां पिंडारी, अब कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड मिंटो था। उसने लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए, कि जो राजपूत है वो खुद मराठों, पिंडारियों, अमीर खां इन सभी से जो क्या है, तंग है, तो हम क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं जिसमें राजपूत राज्य भी होंगे। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया, कौन कौन? होलकर और सिंधिया, उसके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। कि जो राजपूत राज्य थे वो किसके अंडर में थे? मराठों यानी कि सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में। अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कि क्या हुआ कि 5 नवंबर 1817 को होलकर के साथ में अंग्रेजों की संधि हुई, जिससे संधि के अंदर क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे बिना इंटरफेरेंस के, कि तुम बीच में आओगे नहीं, हम ट्रीटी करेंगे, हम संधि करेंगे राजपूतों के साथ में। इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। पूछा जाए सबसे अंत में संधि किसने की, तो सिरोही ने की। कब की? 1823 में की। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम संधि किसने की मराठों के साथ में, तो किसने की थी? भरतपुर ने की थी। किसने? भरतपुर ने की थी। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? रणजीत था। और सबसे अंत में किसने की? तो सबसे अंत में की थी सिरोही ने। कब की थी? 1823 में। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम रियासत थी। कितनी? 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम रियासत थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। क्या क्या संधि थी? संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति की व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। क्या तय किया गया? कि अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा।
साथ ही आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेज की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। ये भी एक संधि थी। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। किसको? मराठों को जो खिराज दिया गया था उसको आधार बनाकर खिराज की धनराशि निर्धारित की गई। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती अंग्रेजों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोलनी पड़ी। क्यों? विदेश नीति अंग्रेजों को देनी पड़ी। कोई संधि कर रहे हैं दूसरे रियासतों के साथ में, तो अंग्रेजों की मध्यस्थता से करनी पड़ी। खिराज वो दे रहे हैं, सब कार्य वो कर रहे हैं। उपरोक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। बलात् मतलब बल के साथ में, जबरदस्ती, फालतू में। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों पर थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों को आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। अभी ऊपर एक टेबल आया था, क्या टेबल था वो? उसे मैंने एक बार स्किप किया था। क्यों? उसमें दिए गए हैं राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय रियासती शासक कौन कौन थे। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन थे रियासती शासक। तो पहला है कोटा के राम सिंह। कौन है? कोटा के राम सिंह। तो इन्होंने क्या किया था? राजस्थान में समाधि प्रथा और मानव विवाद पर रोक लगाई थी। फिर है जोधपुर के तख्त सिंह। कौन है जोधपुर के तख्त सिंह? भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय। इन्हें सितारे इंद भी कहा जाता था और इन्होंने सर्वाधिक सहायता की थी अंग्रेजों की। सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह। आगे और कौन से हैं? बीकानेर रियासत के सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह। और ये जो सरदार सिंह है ना बीकानेर के, ये विद्रोहियों के दमन हेतु राजस्थान से बाहर तक गए थे। अलवर के विनय सिंह। बूंदी का कौन है? राम सिंह, एकमात्र जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, बूंदी का था। जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर का उदय सिंह। तो एक बार ये टेबल फास्ट वापस पढ़ देती हूँ। क्या है ये टेबल? तो टेबल में है कोटा के राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, जयपुर राम सिंह द्वितीय, सिरोही शिव सिंह, धौलपुर भगवत सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, करौली मदन पाल, टोंक वजीरुद्दौला, बूंदी राम सिंह, अलवर विनय सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ दलपत सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर उदय सिंह। आगे चलते हैं हम। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को चलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई। सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आ गई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे थे। अंग्रेजों ने
डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। प्रतापगढ़ का जो शासक था उसका पुत्र था दलपत सिंह, उसको कहाँ का राजा बना दिया? डूंगरपुर का किसे हटा के वहाँ का जो शासक था जसवंत सिंह उसको हटाकर। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार अब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। पूछा जाए कप्तान ब्लैक की हत्या कहाँ की गई, किन के द्वारा की गई? तो जो जयपुर के लोग थे ना उन्होंने की थी। क्यों? क्योंकि जो जयपुर की राजमाता भटियाणी थी उसको अधिकारच्युत करने का प्रयास किया था, मतलब उसको उसके अधिकार से हटाने का। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अल्पवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अल्पवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य में प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा था। अब यहाँ दी है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? तो कोटा में तो कौन था? बर्टन था, मेजर बर्टन था। जोधपुर का मैकमोसन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडन, उदयपुर का शावर्स और सिरोही जेडी होल, ये थे। कोटा कौन? बर्टन, कोट में बटन। जोधपुर का मैक मैसन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडन, जब भी कोई चीज़ डन होती है हम कहते हैं जय हो डन हो गया। उदयपुर का शावर्स, सिरोही का जेडी होल, सिर में क्या हो गया? होल हो गया। फिर आगे है राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने राज्य सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझ लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों के सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। सभी असंतुष्ट थे, चाहे वो राजा हो, चाहे सामंत हो, चाहे साधारण जनता हो, सभी असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेवाड़ क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघुदास, साधु गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। अब है 1857 की क्रांति के जो छावनियाँ थी ना, वो 6 छावनियाँ दी गई है 1857 की क्रांति में राजस्थान में। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेड़वाड़ा। कौन कौन सी जगह है? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेड़वाड़ा। तो इसकी ट्रिक क्या आएगी? नानी एब देखे, नानी एब देखे, ठीक है, नानी एब देखे। तो ये 6 रियासतें थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेड़वाड़ा। देवली कहाँ है? टोंक में है। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। एरनपुरा पाली में है। खेरवाड़ा उदयपुर में है। तो पूछा जाए ऐसी कौन सी 2 छावनियाँ थी जहाँ पर नहीं हुआ था विद्रोह? वो कौन सी थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान की एनजीसी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे हैं उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। तो मेरठ में क्रांति कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी, 1857 में हुई थी। ये तो हमें पता ही है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति। नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? 28 मई को हुई थी।
28 मई, और मेजर स्पॉटिसफोर्ड और न्यूबरी दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी थी। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। इनके निम्न कारण ये हैं। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर के सैनिक विद्यमान थे। ये चार थे। कौन? 15वीं और 13वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई हैं, अतः उनमें विद्रोह की भावना हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उन्हें वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। उन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विरोध का संदेह प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उनसे धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैल गई। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था तथा बाद में जब ये बात प्रकट हुई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारण से 28 मई 1858 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनियों में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसफोर्ड और कर्नल न्यूबेरी, कौन? मेजर स्पॉटिसफोर्ड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक भी बूंद नहीं बहाई। 4 ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से? यही मेजर स्पॉटिसफोर्ड, न्यूबरी, लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान। और यहाँ का जो सेना था ना, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। किसने? बख्तावर सिंह ने। छावनी को तहस-नहस करने के बाद विप्लवी सैनिक ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। इसके बाद में कहाँ है? नीमच। नीमच में कब हुई है क्रांति? 3 जून को हुई है। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नसीराबाद में कब हुई थी? 28 मई को। मई, फिर 3 जून आ रहा है, 3 जून हुई है नीमच में। क्रांतिकारियों ने छावनी लूट लिया, आग लगा दी। नीमच छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। नीमच के बाद वो कहाँ गए हैं? शाहपुरा। शाहपुरा से निम्बाहेड़ा, फिर देवली, फिर टोंक, फिर आगरा और फिर फाइनली दिल्ली जाते हैं। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। पूछा जाए कि कहाँ के शासक ने? जो नीमच के क्रांतिकारी थे उनको ठहरने और भोजन की दी, तो शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह, उन्होंने किया था। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थान पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि होती गई। नीमच के क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस। पूछा जाए कि यहाँ पे एजीजी कौन था? तो लॉरेंस था। निर्देश पर कप्तान शावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। पूछा जाए किन 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 की सहायता से? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सहायता से कप्तान शावर्स ने 8 जून को पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया। अब अगली है कौन सी? एरनपुरा और आउवा की क्रांति। एरनपुरा और आउवा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में से जोधपुर की सैनिक टुकड़ी, जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त को, कब? 21 अगस्त को कहाँ हुई है? एरनपुरा में हुई है। क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा, पाली में स्थित एक गाँव है, कि ठाकुर खुशहाल सिंह, कौन? खुशहाल सिंह चंपावत ने अपनी सेवा में ले लिया। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए आउवा पहुंच गए। ठीक है। जो एरनपुरा में हुई थी ना, वहां पे नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जोधपुर के महाराजा ने
सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में, किसने? जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। किस किसने? 8 सितंबर को हुआ है। आउवा के ठाकुर यानी कि कुशाल सिंह चम्मावत और क्रांतिकारी, इन सभी की एक संयुक्त थी सेना थी। उस समय क्या हुआ? बिठोड़ा का युद्ध है, किसको हरा दिया? राजकीय फौज को हरा दिया, जोधपुर की। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह या कई जगह पे अनोड सिंह नाम आता है, वो मर जाता है तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर आउवा पहुंचा। 18 सितंबर को कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर दिए। अंग्रेज को मार दिया था तो उसकी गर्दन यहाँ पर काटकर टंगा दी थी इस युद्ध के अंदर। फिर है जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूल नहीं सका, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स, किसके? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858, कब? 20 जनवरी 1858 आउवा का युद्ध हुआ है। ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलुम्बर चला गया। कहाँ चला गया? सलुम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया था? 24 जनवरी को कर लिया था। 24 जनवरी को। अंग्रेजों के बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिर और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहाँ के निवासियों पर क्या क्या बहुत अत्याचार किया था। तो कुछ एक पॉइंट बता दूं। क्या पॉइंट है कि इसके बाद में तो वो सलुम्बर चले गए थे, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था। कुशाल सिंह ने कब कर दिया था? 8 अगस्त 1860 को इन्होंने सरेंडर कर दिया था। और जो ये हुई थी ये युद्ध वगैरह, तो इसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन आया था? टेलर कमीशन आया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थीं। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान शावर्स ने कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल दिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ सामंतों का भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, कौन? मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करें। पॉलिटिकल एजेंट शावर्स था। राजा कौन था मेवाड़ का? स्वरूप सिंह था। दूसरी ओर कप्तान शावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करे उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब एक था सलुम्बर का, कौन? रावत केसरी सिंह, जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा। ऐसे जब वो रोब दिखाता है तो कप्तान जो शावर्स होता है उसने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर दिया जाएगा। अपदस्थ कर राजपुतान से निष्कासित कर दिया जाएगा, मतलब राजपुतान से निकाल दिया जाएगा। अपदस्थ यानी कि उसे उसकी जॉब से हटाकर। कप्तान शावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। अब है कोटा में क्रांति। कब हुई है? 15 अक्टूबर 1857 को हुई है। कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे कौन कौन थे प्रमुख थे? जय दयाल, रतनलाल, जियालाल, मेहराब खां। ठीक है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण रहा था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेजों के विरुद्ध है, अतः वैसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिनसे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, जियालाल, रतनलाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल उठे और उन्होंने मेजर बर्टन को बदला देने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कारण क्या था यहाँ पे कि इन्होंने ये जो कुछ प्रमुख थे ना, कौन? जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, इन सभी को कहा कि इन सभी को पदच्युत कर दो जो वहाँ का राजा था और इन्हें अंग्रेजों को सौंप दो। तो ये बात जैसे ही सैनिकों को पता लगती है तो सैनिक विद्रोह कर देते हैं।
कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उनमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया। मेजर बटन की गर्दन काट के पूरे कोटा में घुमाते हैं वो लोग। अब जो महाराव था उसे घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारी ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें एक शर्त यह थी कि मेजर बटन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। ये एक ट्रिक थी क्रांतिकारियों की कि उन्होंने इस शर्त में ये जोड़ा गया। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली की सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। करौली का जो शासक था मदन पाल, उसकी सैनिक सहायता प्राप्त करके अंग्रेजों ने कोटा में बचा लिया। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों का कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर एच.सी. रॉबर्ट, कौन मेजर एच.सी. रॉबर्ट, नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1857 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर उसे तोप से उड़ा दिया गया। और जो कोटा का जो शासक था, तो उसकी जो तोपों की सलामी थी वो क्या कर दी गई, 17 से घटाकर क्या कर दी गई, 13 कर दी गई थी उसकी जो तोपों की सलामी थी। अब आगे है अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विरोध हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो भरतपुर में कब हुई थी? 31 मई को हुई थी। कब हुई थी? भरतपुर में 31 मई 1857 को हुई थी क्रांति। भरतपुर के महाराजा, भरतपुर के जो शासक थे कौन? जसवंत सिंह, जो कि नाबालिग था। वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांतिकारी की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जाति, कौन सी? गुर्जर व मेवाती जाति जनता में क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवार तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने वाली है। 31 मई 1857 को मथुरा में विद्रोह हुआ था। इस समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था, जो नाबालिग था। प्रशासन जो था वो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथ में था और कालांतर में विद्रोह का दमन कर दिया गया था। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया था। धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुए। कब हुआ था धौलपुर में? 27 अक्टूबर को हुई थी। यहाँ पे क्रांति कब हुई थी? 27 अक्टूबर को हुई थी। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में अवस्था नहीं बनी। किसके? पटियाला की सहायता से दिसंबर में। तो धौलपुर जो शासक भगवंत सिंह अंग्रेजों के साथ था, जनता थी वो विद्रोहियों के साथ थी। धौलपुर के जो देवा गुर्जर थे, उन्होंने ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को विद्रोह किया था। पटियाला सेना के सहयोग से विद्रोह का दमन हुआ था और ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां विद्रोह बाहर की सेना ने किया था और रोकने के लिए भी बाहर से सेना आई थी। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शेर सिंह ने यह सलाह दी कि वह अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों के मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदिन ने महाराजा पर अंग्रेजों के साथ रहने के लिए जोर डाला।
जयपुर के नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई। किनके? नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां के पत्र व्यवहार की। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया। शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना कौन था? वजीरुद्दौला था, मीर आलम खां जो कि उसका चच्चा था। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना नीमच के क्रांतिकारियों को कोटा आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने को भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। अब कौन है? सलुम्बर और कोठारिया का योगदान है। किसका? सलुम्बर और कोठारिया का। आउवा जो कि जोधपुर में है के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत कौन? सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह 1857 की क्रांति के संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर अपने किसी और को आश्रय देते हैं ऐसे युद्ध के समय। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आउवा के ठाकुर स्वतंत्रता युद्ध में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस कौन? एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आउवा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया, कहाँ के? कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया, यानी कि उनको अपने पास बुला लिया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहेब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। पूछा जाए कि कुशाल सिंह को किसने शरण दी थी? कोठारिया के जोत सिंह ने। सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वो भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया था। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। अगस्त 1858 तक। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे जिनसे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या क्या थे? मुख्य कारण तो ये होगा कि जो राजा था वो ही नहीं था क्रांतिकारियों के साथ में, जो शासक था। राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। क्यों? क्योंकि नसीराबाद में 28 मई को, फिर 3 जून को हो रही है नीमच में, 15 अक्टूबर को कोटा में, सभी जगह अलग अलग हो रही है। तो जो अंग्रेजों को था वो टाइम मिल गया था क्रांति रोकने का। अगर सभी जगह एक तरफ एक साथ में होती ना तो नहीं मिलता टाइम। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिला। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तांते टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान के 18 सियासतों में संगठन और एकता का भाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों से रणकौशल था, न वे अंग्रेजों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा था।
कैसे उनके पास में जो हथियार थे ना, वो ज़्यादातर वही थे जो उन्होंने या तो कहीं से लूट लिया, कहीं क्रांति हुई, अंग्रेज भाग गए, तो जो वहाँ बचे हुए हथियार थे वो थे उन लोगों के पास। तो सीमित साधन था। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भारत पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब इसके परिणाम क्या क्या थे कि क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वो रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य ही नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा थी तो वो अंग्रेजों को अच्छा दिखाते थे, तो लोगों में भावना ही नहीं आ रही थी कि भाई उन पर अत्याचार हो रहा है। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठन आंदोलन की भूमिका तैयार की। अब ये कुछ एक बातें आती हैं, कैसी बातें कि पूछा जाए कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है ये किताब, तो ये वीर सावरकर की है। 1857 ये किताब का नाम है, किसकी है, एस.एन. सेन की है। और पूछा जाए कि ग्रेट रिबेलियन या 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी, तो अशोक मेहता ने दी। किस पुस्तक में, द ग्रेट रिबेलियन में। और राजस्थान में वर्तमान में छावनी बोर्ड कहाँ पर है, तो नसीराबाद में है। अभी प्रश्न है यहाँ पर, जैसे कि 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में किसके साथ में संधि की थी, तो किसके साथ में की थी, सिरोही के साथ में की थी। और ये इतना लेट क्यों हुआ कि लगभग ने तो 1818 तक कर ली, पर 1823 तक सिरोही ने की थी, क्योंकि जो मारवाड़ रियासत थी ना वो इसे रोक रही थी। 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी, तो नानी एब देखिए कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, फिर देवली और खेरवाड़ा, ये है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ, तो 28 मई को हुआ था नसीराबाद में, बख्तावर सिंह के नेतृत्व के अंदर। और वहाँ पे मेजर स्पॉटिसफुड और न्यूबरी को मार दिया था। फिर क्या है, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखे जहाँ 1857 की सैनिक विद्रोह है। 3 क्यों, तो बहुत लिख देंगे अपने, जैसे कि कहाँ कहाँ हुए थे, आहुआ, एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद। 6 में से 4 तो छावनियाँ ही होगी। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम का उल्लेख किया जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो एक तो कुशाल सिंह ये थे आहुआ, रावत केसरी सिंह थे सलुम्बर के, और रावत जोत सिंह के कोठारिया के। फिर राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश, 1857 की क्रांति के आरंभ में प्रमुख कारणों का संक्षेप में, क्रांति में मेवाड़ का योगदान का वर्णन कीजिए। तो अब ये कुछ एक प्रश्न है, ये आप सभी प्रैक्टिस कीजिए इन प्रश्नों की। तो हमारा आज कक्षा 9वीं का पहला पाठ पूरा होता है। कल हम दूसरा पाठ करेंगे जिसमें हम राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ते हुए चलेंगे। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। हम ये सीरीज़ ऐसे ही करेंगे पूरी, और कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं इन सभी की भी पुस्तकें पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।